गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, बेसिकली चैप्टर जो है 2 हिस्सों में है। सबसे पहला है हमें सोशलिज्म पढ़ना है यूरोप में। सोशलिज्म इसका मतलब ये होता है कि ऐसा पॉलिटिकल आइडिया जहाँ पर सारे सिटीजन्स को मतलब इक्वालिटी मिले हर चीज़ में, चाहे वो इंटरेस्ट फाइनेंशियली हो, ओके चाहे वो पॉलिटिकली इन द सेंस इस लाइक सारे पीपल्स को वोट करने का हक हो, चाहे वो मैन हो वुमन हो। फाइनेंशियल जो अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो फाइनेंशियली सबको प्रॉपर जॉब्स मिलना, फिर उस हिसाब से जिस हिसाब से वो जॉब कर रहे हैं उस हिसाब से वेजेस भी मिलना, तो ये सारी चीज़ें आती सोशलिज्म में। ओके, एंड इसी चैप्टर में हम रशियन रिवॉल्यूशन में के बारे में जानेंगे। ओके, हम लास्ट चैप्टर में हम फ्रांस, जब हमने हिस्ट्री पढ़ा था, जब हमने फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था इसके बारे में जाना था, तो वहीं से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि जब लास्ट चैप्टर में हमने जब फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा तब उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आइडियाज के बारे में जाना कि सभी के पास फ्रीडम होनी चाहिए, सभी को इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी इन द बेसिस ऑफ द वोट। ओके, क्योंकि फ्रांस रिवॉल्यूशन में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ की जो सोसाइटी है वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड है ना। जो सबसे जो लोअर क्लास या थर्ड स्टेट था, स्टेट बेसिकली सोसाइटी जो थे स्टेट में डिवाइडेड था, और जो स्टेट जो थे उसमें थर्ड क्लास वाले पीपल थे उनको इनके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा था, और जो हमारे जो फर्स्ट स्टेट थे और सेकंड स्टेट थी इनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रही थी, तो इस वजह से भी लोगों का गुस्सा था, इस वजह से फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ। और ये जो इक्वालिटी और जो ये इक्वालिटी और फ्रीडम के जो आइडियाज़ है ये केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहे और ये पूरे यूरोप तक ये स्प्रेड होने लगे। और साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में से डिवाइडेड थी, ये तो हमने पढ़ा, और फ्रांस के पीपल को रियलाइजेशन हुआ कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज लाया जा सकता है। और इनफैक्ट केवल फ्रांस के लोगों तो कोई नहीं, इनफैक्ट ऑल ओवर द यूरोप में भी वहाँ के पीपल्स को इस बारे में पता चलना स्टार्ट हो गया कि हम किसी भी सोशल स्ट्रक्चर जो बहुत सालों से चलता रहा उसको हम चेंज ला सकते हैं। ओके, लोगों के अंदर अब अलग अलग आइडियाज थे और इन आइडियाज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। ओके, मतलब कि जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स जिनके आइडियाज बहुत अलग अलग होते हैं तो इसमें हिसाब से हमें डिवाइड इस चैप्टर में डिवाइड करें। सबसे पहले लिबरल्स ऐसे लोग थे या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स थे सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। ओके, ये चाहते थे कि सोसाइटी में हर टाइप के जो रिलीजन्स हैं वो उनके से इक्वली रहे, अच्छे से रह सके। ओके, और उनको ये भी चाहिए था कि उन लोगों को कोई डायनेस्टी रूल नहीं चाहिए था, लाइक जैसे मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहिए था कि कोई राजा है फिर उसी का बेटा राजा बन रहा है और फिर वो मोनार्चिकल या डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए थी उनको। ओके, उस डायनेस्टी के पास अगर कोई ऐसी डायनेस्टी है तो उसका ज़्यादा पावर ना हो, ओके लिमिटेड हो, और जो गवर्नमेंट फॉर्म करने का सारा हक हो वो इंसान लोग जो नॉर्मल जो सिटीजन है उस कंट्री को उनके पास होना चाहिए, वो कि बाय वोट के थ्रू वो अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे। ओके, ये थिंकिंग थी लिबरल्स की। ओके, जो रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुने जो कि लोगों के वोट के थ्रू इलेक्ट हो और यही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लॉ बनाए। ओके, और जो कि वेल ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी हो जो कि इन लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरीके से फॉलो करवाए। इफ द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स द मिस्टेक जुडिशियरी हस्तक्षेप कर सकती है। ओके, कुछ इस तरीके से ये लिबरल्स के कुछ आइडियाज थे कि ये ऐसा चाहते थे कि सभी जो सारे रिलीजन्स एक साथ रहे, उनको इक्वालिटी मिले। ओके, और उसके साथ साथ जो डायनेस्टी रूल थे वो नहीं चाहते थे। ओके, वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और वहाँ के जो सिटीजन है वही चुने। ओके, और जो लॉ बनाने की पावर से जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो उन्होंने चुने हैं वही बनाए, और एक जुडिशियरी हो, एक न्याय व्यवस्था हो जो कि इन लॉ जो बनाए हैं उनको डिफेंड कर सके। बट लेकिन लिबरल जो थे वो डेमोक्रेट्स से उनकी जो सोच थी वो उनसे उनकी सोच नहीं मिलती थी। अब डेमोक्रेट्स ऐसे पीपल से जो चाहते थे कि सब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि सब जितने भी सिटीजन है उस कंट्री के किसी भी कंट्री के उनको वोट करने का हक मिला। बट लेकिन लिबरल्स इसके अगेंस्ट थे। ओके, डेमोक्रेट्स ऐसे पीपल थे जो कि सारे सिटीजन्स को वोटिंग करने का हक यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज
सभी के पास मतलब सारे सिटीजन्स को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के तहत वो अपनी गवर्नमेंट चुन सके। बट लेकिन लिबरल्स वर अगेंस्ट इट। लिबरल्स चाहते थे कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे या जिनके पास प्रॉपर्टी थी केवल वही वोट करें। ओके, जिनका खुद की प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री ओनर्स थे, ट्रेडर्स थे, केवल उन्हीं को हक मिले वोटिंग करने का, और इसके साथ साथ वो वुमेन की वोटिंग के अगेंस्ट थे। ओके, देन कम्स रेडिकल्स। ओके, अब रेडिकल्स का भी यही मानना था कि गवर्नमेंट जो है सिटीजन से इलेक्ट करे, बट लेकिन वहां पे हर क्लास ऑफ द पीपल के पास पूरा हक होना चाहिए कि वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुने। ओके, इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे या फिर फैक्ट्री ओनर्स थे, उनको जो प्रिविलेज आप मतलब दी जा रही थी, लाइक वही अपनी सरकार चुनेंगे, और भी अदर प्रिविलेजेस हैं वो उनके पास ना हो। ओके, और इसके साथ साथ वो वुमेन के वोटिंग के फेवर में भी थे। ओके, अब थर्ड जो ग्रुप था कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव जो थे वो ना रेडिकल्स की बात से इत्तेफाक रखते थे, ना ही लिबरल्स की बात से इत्तेफाक रखते थे। उनका ऐसा था कि जैसा भी चल रहा है, जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है वैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चले। ओके, बट लेकिन आफ्टर द फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद उनकी थिंकिंग थी बस इतना थी कि जो भी हो रहा है, चाहे वो मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, तो उसमें जो चेंजेस लाने हैं वो धीरे धीरे आए, सडन चेंजेस ना आए। ओके, तो ये जो थे ये थ्री ग्रुप्स थे उस समय जो प्रोमिनेंट, रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव, ये थ्री टाइप की थिंकिंग उस समय यूरोप में थी। ओके, देन कम्स उसी दौरान इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल चेंजेस भी आया, सोसाइटी में भी चेंजेस आए, सोशल चेंजेस में भी आए। ओके, सबसे ज्यादा उस समय यूरोप में अगर चेंजेस आए तो उस समय इंडस्ट्रियल, नई इंडस्ट्रीज इमर्ज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। ओके, ये जो टाइम था इसमें देयर वॉज फुल ऑफ चेंजेस ऑफ आइदर इट इज सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस। नई सिटीज बनने लगी। ओके, और वहां पे नए नए इंडस्ट्रियल सेटअप होने लगे, इंडस्ट्रियल चेंज आने लगे। ओके, रेलवे नेटवर्क एक्सपांड हुआ और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में आकर काम करने लगे। अब जिस हिसाब से उनका वर्क आवर्स था उस हिसाब से उनको सैलरी या वेजेस नहीं दिए जाते थे। ओके, और उस हिसाब से उनको पैसा भी बहुत कम मिलता था, और उसके साथ साथ हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम, परेशानी भी होने लगी। ये सब देख के लिबरल्स और रेडिकल्स इन सब परेशानी का सॉल्यूशन देखने लगे, और ये चाहते थे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है तो जो उसका बेनिफिट है, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको मिले, उनके जो वेजेस हैं वो इंक्रीज की जाए, और इसके साथ साथ उनको प्रॉपर एजुकेशन, ओके, बेटर एजुकेशन, हेल्दी इकोनॉमी, ये सभी उन लोगों को मिले। ये आइडिया जो है ये बहुत सारे लोगों तक, पीपल्स तक जब पहुंचने लगे तो इन्होंने इन रेडिकल्स और इन लिबरल्स के ग्रुप को इससे जुड़ना स्टार्ट कर दिया, और बहुत सी कंट्रीज में जैसे लाइक फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई, और वहां के जो मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हटाने के लिए रिवॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे सोशलिज्म। ओके, सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया, द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म टू द यूरोप। Socialists were against the private property and saw it as the roots of all social ills. Okay, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि समाज के लिए सोच रहा है, जहाँ पर सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी फायदा हो रहा है वो समाज में जो जितने पीपल्स हैं उनकी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं उनको हम बोलते हैं सोशलिस्ट। ओके, अब सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। उनका ये मानना था कि जो सोशल इल है, मतलब कि उस समय जो परेशानी जो आम इंसानों को, नागरिकों को, जो फैक्ट्री में वर्कर जो कि फैक्ट्री में जाके काम कर रहे थे, उनकी सारी परेशानी की जड़ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। Okay, individuals own the property that give employment, but the property were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those people who made the property product. अब सोशलिस्ट का मानना ये था कि वो इंडिविजुअल्स चाहे भले ही उनके पास प्रॉपर्टी हो और वो नॉर्मल पीपल या सिटीजन्स को काम दे रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको तनख्वाह या वेजेस नहीं मिल रही है। ओके, उनकी जो प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव कौन बना रहा है, उनकी जो फैक्ट्री को प्रोडक्टिव कौन बना रहा है, वो वर्कर्स बना, पर उन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स कुछ नहीं कर रहे हैं।
So, if society as a whole rather than a single individual controlled property, more attention would be paid to collective social interest. उनका ये मानना था कि सोसाइटी जो है उन सबको कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के तहत ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही इंसान जो प्रॉपर्टी ओनर है उसी को फायदा होना चाहिए। ओके, सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज, और सोशलिस्ट जो चाहते थे वैसा चेंज चाहते थे, वो ऐसा चाहते थे कि ये जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर जो भी प्रॉफिट गेन कर रहे हैं वो उससे उन जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए वो काम करे। ओके, हो सकता है कि प्रॉफिट बांटने की बात हो सकता है कि उनके वेजेस बढ़ाने की बात हो। ओके, जो डेली वेजेस उनको मिलते थे जो फैक्ट्री में वर्कर्स थे। ओके, सोशलिस्ट हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। Some believed in the idea of cooperatives. Robert Owen, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. Okay, अब ऐसे में एक रॉबर्ट ओवन पर्सन थे जो कि सोशलिस्ट थे, जिनका ये थिंकिंग थी कि हमें कोऑपरेटिव्स बिल्ड करने चाहिए। कोऑपरेटिव्स बेसिकली ऐसे ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस होते हैं जहां पर जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है द नंबर ऑफ वर्कर्स से। ओके, तो रॉबर्ट ओवन का ये मानना था कि ऐसे कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए। ऐसे उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी यूएसए में जिसका नाम था न्यू हार्मनी। ओके, इंडियाना। ओके, अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट द कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल, और कुछ सोशलिस्ट का ये मानना था कि कोऑपरेटिव एक सिंगल इंडिविजुअल के कहने पर नहीं बन पाएगी वरना वाइड रेंज पर। ओके, इसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होना या फिर गवर्नमेंट को इनकरेज करना पड़ेगा इन कोऑपरेटिव्स के फॉर्मेशन के। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लांक wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprise। अब फ्रांस में ऐसे सोशलिस्ट थे लुइस ब्लांक, उनका ये मानना था कि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को बंद करके कोऑपरेटिव कैपिटलिस्ट से रिप्लेस कर दे। कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन की खुद की कंपनी। ओके, वो उसमें जितना ही प्रॉफिट उसको मिल रहा है वो खुद ही रख रहा है, जो उसके वर्कर हैं उनके वेलफेयर के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इन कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को बंद करके कोऑपरेटिव्स में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर रिप्लेस कर दिया जाए। दिस कोऑपरेटिव वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडिंग द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। जैसे मैंने पहले बताया कोऑपरेटिव ऐसी एसोसिएशंस होते हैं जहां पे जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो एज पर द मेंबर जितने भी वर्कर्स हैं उनमें वो डिवाइड कर दिया जाता है। उसी कड़ी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसी दौरान कार्ल मार्क्स जो कि एक अच्छे इकोनॉमिस्ट आप मान सकते हैं या फिर सोशलिस्ट, और फ्रेडरिक एंगल्स उन्होंने भी इन आइडियाज पे अपना आर्ग्यूमेंट पेश किया। मार्क्स आर्ग्यूड दैट द इंडिविजुअल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। अब कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि कैपिटलिस्ट चाहे वो फैक्ट्रीज ओन करते हैं कैपिटलिस्ट, ओके, बट लेकिन जो प्रॉफिट जो वो गेन कर रहे हैं वो वर्कर्स की वजह से गेन कर रहे हैं। द कंडीशन ऑफ वर्कर जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। ओके, बिकॉज ए प्राइवेट कैपिटलिस्ट वो सारा प्रॉफिट अपने पास ही रख रहे हैं। तो ये चाहते थे कि जब तक ये प्राइवेट जो ओनर है या प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं जब तक ये प्रॉफिट ये खुद ही रखेंगे तब तक इन वर्कर्स की कंडीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ओके, अब वो ये चाहते थे कि वर्कर्स को जो कैपिटलिज्म है इसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए, उनको डिथ्रोन कर देना चाहिए ऐसे कैपिटलिस्ट पर्संस को जो कि कैपिटलिज्म या रूल ऑफ प्रॉपर्टी के तहत किसी प्रॉपर्टी पे हक जमा के उनसे काम करवा रहे हैं। ओके, मार्क्स बिलीव दैट to free themselves from capitalist exploitation, worker has to construct a radically socialist society where all property was socially controlled। और मार्क्स का ऐसा मानना था कि इन वर्कर्स को एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहां पर सारी प्रॉपर्टी का जो भी कंट्रोल है वो सोशली कंट्रोल किया जाए, मतलब अमंग द वर्कर्स ही उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे। दिस कुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। Okay, he was convinced that the worker would triumph in the conflict with the capitalist। उनका समाना था वर्कर चाहे तो वो जीत हासिल कर सकते हैं अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट। ओके, ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। उनका ऐसा माना था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो आने वाले भविष्य है। ओके, ना उसी दौरान सपोर्ट भी हुआ सोशलिज्म का। ओके, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म।
नाउ बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप, और पूरे यूरोप में सोशलिस्ट आइडिया 1870s तक स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। तो कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल, और सोशलिस्ट ने उसी दौरान एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई ताकि उनके एफर्ट्स को अच्छे से कोऑर्डिनेट किया जाए, और उस इंटरनेशनल बॉडी का नाम था सेकंड इंटरनेशनल। नाउ वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming association to fight for better living and working condition। इसी दौरान इंग्लैंड और जर्मनी में वर्कर्स ने अपना एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर दिए ताकि वो अपने डिमांड्स रख सके, अपनी लिविंग कंडीशंस को बेटर कर सके, अपनी वर्किंग कंडीशंस को और बेहतर कर सके। दिस सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। अब वहां पर किस बात की डिमांड्स कर, जब एसोसिएशन बने तो उन्होंने क्या डिमांड्स करे? सबसे पहले उन्होंने कुछ फंड्स इकट्ठा करे ताकि किसी मेंबर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में जाता है या किसी भी टाइप के क्राइसिस में जाता है तो उस फंड का उस पर्टिकुलर वर्कर वो इस्तेमाल कर सके। इसके साथ साथ डिमांड्स ये करने लग गए फैक्ट्री ओनर्स से कि आप जो हमारा वर्किंग आवर्स है उसको कम किया जाए और हमारी वेजेस में इंक्रीमेंट किया जाए, और एज वेल एज हमें राइट टू वोट भी करने को मिले, यानी हमें वोट करने का हक भी मिले। बिकॉज हम पहले जान चुके हैं कि फ्रांस में ये कंडीशन ऐसी आई थी और एंटायर यूरोप में ऐसी कंडीशंस थी, केवल फैक्ट्री ओनर्स ही वोट कर सकते थे। अपनी गवर्नमेंट चुनने का हक जो था वो केवल फैक्ट्री ओनर्स या प्रॉपर्टी ओनर्स को ही था। तो यहाँ पर इन जो फैक्ट्री वर्कर्स की ये डिमांड थी कि उन्हें भी राइट टू वोट का हक मिले। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मनी में ये एसोसिएशन जो वर्कर्स एसोसिएशन था ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी के साथ बहुत ही क्लोजली काम किया, और इन वर्कर एसोसिएशन ने इस सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को इलेक्शंस में जीत भी हासिल करवाई। ओके, पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस थे उसमें जीत भी हासिल करवाई। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड एट लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप। 1905 तक सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन फॉर्म होने लगे, लेबर पार्टी ब्रिटेन में फॉर्म हुई एंड सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में फॉर्म हुई। हालांकि 1914 तक सोशलिस्ट किसी भी टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए, भले ही उन्होंने इलेक्शंस लड़े, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़े, ब्रिटेन में लड़े, फ्रांस में लड़े, लाइक सोशलिस्ट पार्टी ने फ्रांस में लड़े, लेबर पार्टी ने ब्रिटेन में लड़े, बट लेकिन 1914 तक सोशलिस्ट को कभी भी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्शंस वो नहीं जीत पाए यूरोप में। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग figures in parliamentary politics, their idea did shape legislation, but government continued to be run by conservative, liberals and radicals. हालांकि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन रहता था इन वर्कर्स एसोसिएशंस का, बट लेकिन स्टिल पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन रहता था, बट लेकिन स्टिल गवर्नमेंट जो थी वो कौन रन करता था? इधर बाय द रेडिकल्स और बाय द लिबरल्स और बाय द कंजर्वेटिव्स। ओके, तो यूं कह सकते हैं भले ही जो वर्कर्स एसोसिएशन ने अपनी पार्टी अपने एज ए पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की, बट लेकिन उनको किसी भी टाइप की सक्सेस नहीं मिली दैट वो एक मेजर पोर्शन या फिर एज अ गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। ओके, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तब हम एक इस लेसन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, द रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया में भी रिवॉल्यूशन हुआ था, तो कैसे हुआ था पूरी हिस्ट्री उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।